हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के 2021 में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चंस को। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आप लोगों को स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी के लिए एक न्यू एंड फ्रेश बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। इस बैच की खास बात ये है कि इसमें एग्जाम से पहले हम पेपर 1 का फुल सिलेबस आपको कवर कराएंगे। साथ ही 1 से 2 बार फुल सिलेबस रिविजन की भी हम आपको गारंटी देते हैं। डेली लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में सेपरेट लेक्चर्स आपको मिलते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको हर एक यूनिट के मिलेंगे, 60+ मॉक टेस्ट, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर, फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पे हम आपको पेपर 1 के देते हैं। साथ ही 2000+ एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक हम आपको देते हैं जिसमें कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। इस न्यू बैच को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर स्टूडेंट्स आप लोग व्हाट्सएप की मदद से इजीली कांटेक्ट कर सकते हो एंड इसके लिए आपको फीस पे करनी है सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपीज। तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कीजिए, 100% सिलेक्शन की हम आपको गारंटी देते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हो तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना होगा स्टोर सेक्शन पे, देन सर्च बार में जाकर के लिखोगे यूजीसी नेट 2023 पेपर 1। कंप्लीट पेपर का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा एंड देन आपको जाना है कंटेंट सेक्शन पर, जहां पे यूनिट वाइज सेपरेट फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे जिसमें कि आपको फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा जो कि डेफिनेटली आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, इसके लिए नंबर्स पर आपको इजीली कांटेक्ट करना होगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि पूछा गया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स लाइक वर्ड्स, जेस्चर, साइंस, इमेजेस एक्सेट्रा आर अकम्प्लिश्ड इन दी प्री ऑपरेशनल पीरियड। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें कि प्री ऑपरेशनल पीरियड एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये एक जो है एक चाइल्ड के डेवलपमेंट का सेकंड स्टेज होता है। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट का ये सेकंड स्टेज होता है। इसमें लगभग लगभग 2 साल से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 7 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स को, बच्चों को काउंट किया जाता है। एंड इस स्टेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो सिंबॉलिक चीजों के साथ खेलना पसंद करते हैं, वो सिंबल्स, जेस्चर्स को समझना पसंद करते हैं। एंड इस स्टेटमेंट में भी यही बोला गया है कि एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स आर अकम्प्लिश्ड इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। एंड सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है अकॉर्डिंग टू पाएगे प्री-ऑपरेशनल चिल्ड्रन डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू बी ईगोसेंट्रिक, यानी कि इस एज में स्टूडेंट्स में ईगो से रिलेटेड चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं एंड मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया कि एग्जैक्टली हमारे पास प्री ऑपरेशनल पीरियड क्या होता है। एंड ये प्री ऑपरेशनल के जो स्टेजेस होते हैं ये पाइगेट नाम के एक रिसर्चर ने ही हमें दिए हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखें सो राइट आंसर है यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, क्यों ट्रू है एंड ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, पहली स्टेटमेंट में बोला गया है एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स। प्री ऑपरेशनल पीरियड में हम, जो बच्चे होते हैं वो सिंबल्स को यूज करना सीखते हैं, लेकिन वो खुद से सिंबल्स को फॉर्म नहीं कर सकते। सिर्फ इस फॉर्मेशन की वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, अदरवाइज उसमें कोई भी कमी नहीं थी। एंड सेकेंड स्टेटमेंट में यही बोला गया है कि इस एज के बच्चों में कोई भी ईगो या इस तरह की कोई भी भावनाएं नहीं होती हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये 2021 की एक शिफ्ट में पूछा गया था। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि पूछा गया है एंड्रागॉगी इज ऑल्सो रेफर टू एज। एंड्रागॉगी या एंड्रागॉजी, जो भी इसको बोल सकते हो, इसको क्या माना जाता है और इसका क्या नाम है और या फिर किस लिए इसको यूज किया जाता है। कंप्रेस्ड थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग, कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग, कॉन्टिन्यूड थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग या फिर कंडेंस्ड थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग। तो ये जो वयस्क उम्र होती है उसमें जो स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती है, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एंड्रागॉजी जो होता है ये अडल्ट लर्निंग से रिलेटेड होता है।
ठीक है, ये इससे रिलेटेड होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सो एग्जैक्टली ये टर्म रेफर करती है किसको? कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग को। इसमें क्या होता है, जो भी वयस्क स्टूडेंट्स होते हैं, वयस्क शिक्षा होती है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझा जाता है। एक स्टूडेंट इस एज में कैसे रिएक्ट कर सकता है, क्या वो उनका नेचुरल प्रोसेस है, क्या वो उनका नेचुरल बिहेवियर है, या फिर उनका एज फैक्टर चल रहा है, ये सब चीजें इसमें बताई जाती हैं। ओके, सो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड्रागोजी की हम बात कर रहे हैं, सिमिलरली हमारे पास एक और टर्म होती है जिसका नाम है पेडागोजी। ये टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 में जो एग्जाम होगा, आई एम 100% श्योर कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, सो पेडागोजी क्या होता है? पेडागोजी एक लर्निंग जर्नी होती है किसी स्टूडेंट की, जिसमें कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस उसको सिखाते हैं कि एफर्टलेसली वो कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख सकता है। एंड इसके अलावा पेडागोजी जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया एंड्रागोजी एडल्ट लर्निंग से रिलेटेड होता है, वैसे ही ये टर्म किससे रिलेटेड होती है, ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके, क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन में दे रही हूँ। ठीक है, इसका आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो गूगल पे सर्च कीजिए, किसी बुक में पढ़िए एंड फिर कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका भी एक रिवीजन हो जाएगी एंड बाकी के स्टूडेंट्स को भी कमेंट पढ़ के आइडिया हो जाएगा कि कैसे इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एक असर्शन है एंड अनदर इज रीजन। असर्शन बोलती है, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी विच बिगिंस एट बर्थ एंड कंटिन्यूज टिल वन डाइज। यानी कि एजुकेशन, शिक्षा जो है वो जीवन भर चलने वाली एक गतिविधि होती है। जब एक इंसान जन्म लेता है वहां से ये शुरू होती है एंड किसी की डेथ तक ये चलती है। एंड इट डज नॉट टर्मिनेट एट एंड ऑफ द फॉर्मल स्कूलिंग बट इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, वही चीज है कि औपचारिक स्कूली शिक्षा के साथ साथ ये खत्म नहीं होती, बल्कि आजीवन प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है कि जैसे स्कूल कॉलेज तक हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, हम लोग अपनी जॉब की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि ये आजीवन चलने वाली चीजें हैं, सिर्फ पढ़ाई तक ये चीजें खत्म नहीं हो जाती। इसका कारण ये बताया गया है कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन कवर्स द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इंक्लूड्स फॉर्मल नॉन फॉर्मल नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि लाइफ लॉन्ग जो हमारी एजुकेशन होती है, ये किसी पर्सन को फॉर्मली भी बहुत कुछ सिखाती है, इनफॉर्मली भी सिखाती है। एंड एजुकेशन के अलावा ये और भी जीवन जीने की जो एक बेसिक चीजें होती हैं वो भी हमें सिखाती है। ओके, सो इसका असर्शन और रीजन दोनों चीजें मैंने बता दी। अब आराम से इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड देखिए कि क्या ये जो स्टेटमेंट है, इसका कारण ये सही बताया गया है या फिर नहीं बताया गया। इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि असर्शन रीजन में आपने दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में बिकॉज ऐड कर देना है, क्योंकि। पहले इस स्टेटमेंट को पढ़िए, बीच में लिखिए क्योंकि, देन इसको पढ़ लीजिए। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये दोनों आपस में जुड़ी हुई स्टेटमेंट्स हैं या नहीं है। सो डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। एंड आर में जो बोला गया है ये इसको बिल्कुल करेक्ट, इसका एक्सप्लेनेशन हमें देता है, राइट। इसी के साथ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट पेपर 2, जो कि हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है, इसका स्टडी मटेरियल हम आपको देते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज मिलेगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड वे में इसको डिजाइन किया गया है। सो आपके सामने पेपर 2 के जो भी सब्जेक्ट्स का नाम है उसको देखिए एंड इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, स्टडी मटेरियल को लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग इसको उम्र भर यानी कि लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। साथ ही यूजीसी नेट एग्जाम के बाद जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, उसको क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि पूछा गया है, आइडेंटिफाई द टीचिंग स्ट्रेटेजीज विच आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग इनडायरेक्ट इंस्टीट्यूशन, या फिर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होती है। सो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एक स्टूडेंट सेंट्रिक, इसको नोट कर लीजिएगा, ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होती है, जिससे कि स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को, इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड उसकी बेसिस पे इन्फेरेंस को यानी कि परिकल्पनाओं को वो ड्रॉ करने लगते हैं अपने माइंड में। ये होता है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस और इंस्टीट्यूशंस।
ओके। सो इसमें पहली स्टेटमेंट बोलती है एम्फसाइजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एग्जाम्पलर्स। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी देखे होंगे तो 2017 2017 एंड 2019 में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। ओके। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल, यानी कि प्रोत्साहन सामग्री वहां पे प्रस्तुत की जाती है। इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेशन, एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। प्रेजेंटिंग आस्किंग एंड प्रोवाइडिंग द फीडबैक, यानी कि किसी स्टूडेंट से जो है कुछ चीज पूछना या फिर उनसे फीडबैक लेना। फीडबैक का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी की जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में हमें रिप्लाई देना कि क्या वो कैसा काम कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को मैं बोलती हूँ कि मुझे फीडबैक दीजिए कमेंट करके, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई, मैंने जो पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए, ये आप मुझे बताओगे। दैट इज कॉल्ड फीडबैक। ओके। एंड लास्ट यहाँ पे बोला जाता है प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, यानी कि एक स्टूडेंट अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सके, इतना कैपेबल किसी स्टूडेंट को बनाना, ये सारी अप्रोचेस किसी स्टूडेंट को बताना, क्या ये भी इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के अंदर आती है। ठीक है। सो यहाँ पे 5 ऑप्शंस गिवन है, हम लोग देखते हैं। राइट आंसर है बी, सी एंड ई ओनली। ठीक है। सो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में हम स्टिमुलस मटेरियल, यानी कि प्रोत्साहित करें किसी स्टूडेंट को, वो प्रेजेंट करते हैं मटेरियल जिससे कि वो मोटिवेटेड रहे। इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेशन, जिससे कि हम स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, स्टूडेंट्स हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एंड जो भी उनकी डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मैंने आपको डिटेल में अभी बता दिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा गया है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज एन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग इन विच द प्रोसेस इज इंक्वायरी, कंटेंट इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इज अ प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला गया है, मैं रिपीट कर रही हूँ। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसमें एक टीचर सिखा रहे हैं एंड एक स्टूडेंट सीख रहे हैं, लर्नर सीख रहे हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं। जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, वो इंक्वायरी है। मैं आप लोगों को जैसे अभी पढ़ा रही हूँ वैसे नहीं पढ़ाना है। इसमें एक इंक्वायरी जैसे हम किसी की करते हैं, किसी की पूछताछ जैसे हम करते हैं, उस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। एंड जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा कंटेंट है पढ़ाने का, जो मेरी सामग्री है, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे। एंड कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम है। संदर्भ जो है वो एक समस्या है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में बोला गया है। एंड स्टेटमेंट 2 में बोला गया है इन एनआरटी टेस्ट डेटा टेल अस अबाउट अ स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन मास्टरी ऑफ सम स्किल्स और सेट ऑफ स्किल्स। यानी कि एनआरटी टेस्ट जो होता है, जो स्टूडेंट्स के साथ लिया जाता है, उसमें हम स्टूडेंट की मास्टरी देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस वाले स्किल में एक्सपर्ट है। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट ए हो सकता है कि उन स्टूडेंट का मैथ बहुत अच्छा है, स्टूडेंट बी का ऐसा हो सकता है कि उनकी डांसिंग बहुत अच्छी है, स्टूडेंट सी की पेंटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। सो इसमें बोला गया है कि एनआरटी टेस्ट हमें ये मदद करता है कि किस स्टूडेंट की किस स्किल सेट में मास्टरी है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे आ गया स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ओके। सो एनआरटी टेस्ट से हम इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते स्टूडेंट्स की प्रोफिशिएंसी। इस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर कॉम्पिटेंसी बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। सो यहाँ पे एक टीचर की कुछ कॉम्पिटेंसीज की बात की गई है। आपको बताना है कि वो कौन सी एक टीचर की कॉम्पिटेंसी होती है, कौन से वो टीचर की योग्यता होती है जो कि उसके व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी और एक टीचर के दृष्टिकोण को बताती है। पहला ऑप्शन है लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी, यानी कि नियंत्रण और आत्म प्रभावकारिता का ठिकाना। नेक्स्ट है मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, यानी कि प्रबंधन और निगरानी। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग, यानी कि योजना बनाना और निर्देश देना। एंड चौथा ऑप्शन है पर्सनलाइजिंग एंड कॉन्टेक्चुअलाइजिंग, यानी कि निजीकरण और प्रासंगिकता। ओके। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी। सो नियंत्रण और आत्म प्रभावकारिता का ठिकाना ये क्या होता है।
सबसे पहले हम लोग सेल्फ एफिकेसी, आत्म प्रभाविकता की बात करते हैं, ठीक है। सो सेल्फ एफिकेसी एक बिलीफ होता है किसी पर्सन के अंदर जो कि किसी भी एक टास्क, टास्क का मतलब होता है किसी भी एक कार्य, या फिर अगर उनको कोई चैलेंज दिया जाता है, ठीक है, उस चैलेंज को लेकर के, उस कार्य को लेकर के कोई पर्सन कितना ज्यादा एफर्ट्स डाल सकता है, कितनी ज्यादा मेहनत कर सकता है, ये बताता है उस पर्सन की सेल्फ एफिकेसी, यानी कि आत्म प्रभावकारिता किसी पर्सन की वो बताता है। यानी कि किसी कार्य को करने के लिए वो कितनी मेहनत कर सकता है, किस लेवल तक जा सकता है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल जो है, नियंत्रण इसको बोलते हैं, ठीक है। ये होता है किसी एक पर्सन का एट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ फैक्टर ऑन द आउटकम ऑफ एन इवेंट, यानी कि एक पर्सन किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। मान लीजिए कि पर्सन ए एंड पर्सन बी को मैंने सेम टास्क दे दिया। अब यहाँ पे पर्सन बी ने क्या किया, जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी बेसिक रूल्स बनाए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये पर्सन टास्क को पूरा करता है। ये है सेल्फ एफिकेसी, यानी कि इन्होंने पूरे एफर्ट्स डाल दिए। एंड पर्सन ए जो है वो लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि उसको टास्क पूरा करने से मतलब है, वो चाहे जो भी मेथड करे, चाहे वो जुगाड़ से टास्क को पूरा करे या कुछ भी करे। ओके, सो इस तरह से होती है ये दोनों चीजें। तो किसी भी एक टीचर की पर्सनालिटी और उनका एटीट्यूड, यानी कि योग्यता, उनके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण, इन दोनों चीजों से पता चलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको इसलिए डिटेल में समझाया क्योंकि इसको घुमा फिरा कर हर बार पूछा जाता है किसी ना किसी शिफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 7th क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग सोसाइटी, ठीक है। सो लर्निंग सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। लर्निंग सोसाइटी क्या होती है? लर्निंग सोसाइटी की एजुकेशनल फिलोसफी है, ठीक है, जिसमें कि हम किसी स्टूडेंट की, उसके थ्रू उसकी नेशन की, उसके थ्रू उसके स्कूल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ट्रेडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मल लर्निंग, इन सब के अंदर आता है। तो नॉट लिखा है, इस पे ध्यान देना है। पहला ऑप्शन है लर्निंग इज अ कंटिन्यूइंग एक्टिविटी थ्रू आउट द लाइफ। ये मैंने आपको बता दिया कि लर्निंग पूरी उम्र सीखी जाने वाली, यूज की जाने वाली एक चीज है। नेक्स्ट है लर्नर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन प्रोग्रेस। अपनी जो प्रगति है उसकी जिम्मेदारी स्वयं एक लर्नर, यानी कि एक स्टूडेंट लेता है। तीसरा ऑप्शन है असेसमेंट कंफर्म्स प्रोग्रेस रादर देन फेलियर, यानी कि मूल्यांकन किसी बच्चे का उसकी, उसके फेलियर के बजाय प्रगति की पुष्टि करता है, ठीक है। लर्नर्स लर्न अनइनफॉर्मली, यानी कि शिक्षार्थी अनौपचारिक रूप से सीखते हैं। तो यहाँ पे नॉट बोला है, नॉट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पता होना चाहिए कि अनौपचारिक रूप से कोई भी शिक्षार्थी नहीं सीख सकता ढंग से। तो ये वाला आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीबीसीएस, ठीक है। सो सीबीसीएस की फुल फॉर्म होती है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये यूजीसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। इसमें भी एक सेपरेट वीडियो है, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेक कीजिए। तो सीबीसीएस के एडवांटेजेस में सबसे पहले क्या आता है, फोकस ऑफ स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, ठीक है, यानी कि छात्र केंद्रित, छात्रों को क्या पसंद आ सकता है, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो सेटअप है सीबीसीएस के अंदर किए गए हैं, ठीक है। दूसरा आता है अलाउ स्टूडेंट्स टू चूज इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंट्राडिसिप्लिनरी कोर्सेज। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें स्टूडेंट की अपनी चॉइस होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, उनको जनरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर यानी कि आईटी, एंड इंग्लिश, राइट। लेकिन सीबीसीएस के अंडर ये स्टूडेंट अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं या फिर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो वो ऐड कर सकते हैं, तो वो चूज कर सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज को। नेक्स्ट है मेक एजुकेशन
एज पर द ग्लोबल स्टैंडर्ड, यानी कि ग्लोबल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, वैश्विक मानकों को ध्यान में रखते हुए ये एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरटेक स्टडीज एट डिफरेंट टाइम्स एंड एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि मान लीजिए एक स्टूडेंट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एबीसी नाम के कॉलेज से पढ़ गया, उसके बाद उनको ट्रांसफर होना पड़ गया किसी और कॉलेज में, तो सेकेंड ईयर उन्होंने एक्स वाई जेड कॉलेज से कर दिया, थर्ड ईयर में उन्होंने किसी एमएनओ कॉलेज से कर लिया, तो लास्ट में सबके क्रेडिट जोड़ करके उनका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये तीनों ही ऑप्शंस हैं जो कि करेक्ट हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्टरनेटिव एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटिव, यानी कि वैकल्पिक शिक्षा को क्या बोला जाता है? इसको नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्वयं इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि स्वयं पोर्टल जो है, इस पे बहुत सी वीडियोस मैंने ऑलरेडी आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर की हैं। तो स्वयं पोर्टल किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर कृषि से, स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद से, एजुकेशन यानी कि शिक्षा से, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से, किससे रिलेटेड है ये आप मुझे कमेंट करके अभी बताओगे। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी